हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। चलते हैं, आज बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है ज्वालामुखी और भूकंप। ठीक है, यहाँ से आपके हर बार क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। देखिए, पहले आप नोट्स देख लीजिए किस प्रकार से ये नोट्स क्रिएट किया गया है। ठीक है, हर एक चीज़ आपके जो घटना चक्र में है उसको एक डायग्राम के फॉर्म में क्रिएट कर दिया गया है। ठीक है, मैप के थ्रू हर एक मैप को दिखाया गया है कौन सा ज्वालामुखी कहाँ पर है। ठीक है, इसके बाद ज्वालामुखी के बारे में बताया गया है, भूकंप के बारे में बताया गया है, ईपी सेंटर फोकस, हर चीज़ मैप के साथ लगाया गया है। ठीक, अब इस पीडीएफ को आप टेलीग्राम का नीचे लिंक दिया गया है, वहाँ से जाकर फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर लीजिए। ठीक है, हर एक चीज़ें चाहे जो वहाँ पर, चाहे पीसीएस में पूछा गया हो क्वेश्चन, चाहे आईएएस में पूछा गया हो क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन यहाँ पर इंक्लूड किया गया है। ठीक है, देखिए कोई प्लेट भी है, जो भूकंप में प्लेटें जो होती हैं, ठीक है, तो उनको भी यहाँ पर करवा दिया गया है। ठीक है, तो चलते हैं, इस पीडीएफ को आप फ्री ऑफ कास्ट टेलीग्राम से डाउनलोड कर लीजिए। आपका जैसे अब भूकंप और ये ज्वालामुखी पढ़ेंगे घटना चक्र में, कम से कम आपको 10 से 15 पेज पढ़ना पड़ेगा। यहाँ पर आप कितने पेज पढ़ेंगे? यहाँ पर 7 से 7 पेज में लगभग आपका पूरा ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, कई बार रिवीजन भी कर सकते हैं। ठीक है, इसका मैं इसीलिए लाता हूँ क्योंकि आप वैसे तो पढ़ ही सकते हैं घटना चक्र, लेकिन बार बार आप वहाँ से रिवीजन नहीं कर सकते। इसका होता है एक शॉर्ट नोट्स बन जाता है। शॉर्ट नोट्स ये मत कहिएगा क्योंकि यहाँ पर मैं हर चीज़ इंक्लूड करता हूँ। ठीक है, जो शॉर्ट नोट्स बनता है उसी को आप कई बार रिवीजन कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, आज मैं थोड़ा सा आप सबको बताना चाहता हूँ। जैसे कुछ बच्चे पूछ रहे थे कि सर ये यहाँ पर 119 फिर एक कैसे आ गया। पहले मैं जो वर्ल्ड इंडियन ज्योग्राफी है उसी में इसको लेकर चलने वाला था। ठीक है, जो उसी सीरियल में था उसी सीरियल में मैं चलने वाला था, लेकिन आप ही सबका एक रिक्वेस्ट आया था कि इसको अलग कर दीजिए, तो इसका एक अलग से प्लेलिस्ट बना दिया गया है, घटना चक्र पूर्वावलोकन हैंड रिटन नोट्स वर्ल्ड ज्योग्राफी का। ठीक है, तो वहाँ पर जाएंगे, चैनल पर वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग से एक प्लेलिस्ट बना है, वहाँ से 1 2 3, आज ये तीसरा नंबर का है। तीसरे नंबर पे मेरे चैनल पर जब आप प्लेलिस्ट में इंटर करेंगे, हर चीज़ें एक वे ऑफ फॉर्म में रखा गया है, मतलब एक लाइब्रेरी के फॉर्म में रखा गया है हर चीज़। मैं इसलिए रखता हूँ ताकि आपको खोजने में प्रॉब्लम ना हो। जैसे आप एंशियंट हिस्ट्री पढ़ेंगे, वहाँ पर एक अलग से पीडीएफ वो उसका आपका प्ले लिस्ट बना दिया गया है, तो वहाँ पर जितने एंशियंट हिस्ट्री का होगा वीडियो वो देखिएगा। रिवीजन बैच का पूरा देखना होगा तो 80 वीडियो रिवीजन बैच का बना दिया गया है। इंडियन ज्योग्राफी का पूरा देखना होगा तो 80 वीडियो का पूरा, वो इंडियन ज्योग्राफी का लगभग 15 से 20 वीडियो है, तो उसको देख लीजिएगा। और ये वर्ल्ड ज्योग्राफी का अलग से बना दिया गया है, तो एक बार प्लेलिस्ट में इंटर करिए, वहाँ पर आपको मतलब लाइब्रेरी के फॉर्म में मिल जाएगा, हर चीज़ें एक सिस्टमेटिक ढंग से मिलेगा। ये नहीं कि आज ये वाला है कल वो वाला। ठीक है, तो आज आप सबके लिए यही इतना बताना था कि हर चीज़ें यहाँ पर इस चैनल पर सिस्टमेटिक ढंग से रखी गई है। ठीक है, हाँ, जो लोग अगर समझ में आएगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि ये सब पीडीएफ बनाने में हमको काफ़ी समय लगता है। आपको सिर्फ सब कुछ फ्री में प्रोवाइड करेंगे, सिर्फ आप इतना करिएगा, सब्सक्राइब लाइक शेयर करिएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम शुरू करते हैं। ज्वालामुखी पहले देखते हैं क्या होता है ज्वालामुखी। तो ज्वालामुखी क्या है? ज्वालामुखी वह छिद्र व दरार है जिससे धरातल के नीचे से गैसें, राख, तरल, चट्टानी पदार्थ, लावा आदि निकलकर पृथ्वी के धरातल पर पहुंचते हैं। तो ज्वालामुखी क्या होता है? बहुत से क्या होते हैं, जैसे ये ज्वालामुखी क्रिया है, तो यहाँ से राख हो गया, धूल हो गया, और कई प्रकार की गैसें हो गई, वो बाहर निकलती हैं। ठीक है, पृथ्वी के अंदर से। अब देखते हैं, अगर यहाँ पर आप देखेंगे कि ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली प्रमुख गैसें कौन सी होती हैं। सबसे ज़्यादा जल वाष्प निकलता है, सबसे अधिक ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है? जल वाष्प निकलती है। H2O की मात्रा सबसे अधिक होती है। H2O के बाद कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अधिक होती है। किसकी? कार्बन डाइऑक्साइड की। नाइट्रोजन की मात्रा, सल्फर डाइऑक्साइड की मात्रा होती है। तो इतना याद रखेंगे, जलवाष्प मतलब H2O निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है। अब देखते हैं
अगर मैं कहूँ कि ज्वालामुखी को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है, तो उद्गार की अवधि के आधार पर ज्वालामुखी का वर्गीकरण किया गया है। कितने आधार पर? 3 आधार पर, एक्टिव वोल्केनो और डोरमेंट वोल्केनो और डेड वोल्केनो, 3 आधार पर इसको वर्गीकृत किया गया है। सक्रिय ज्वालामुखी, प्रसुप्त ज्वालामुखी और मृत ज्वालामुखी। ठीक है, ये अब देखिए एक एक हम पढ़ेंगे, कौन सा एक्टिव ज्वालामुखी, कौन डोरमेंट ज्वालामुखी और वोल्केनो। ठीक है, तो चलते हैं, पहले हम सक्रिय ज्वालामुखी, एक्टिव ज्वालामुखी के बारे में पढ़ते हैं। अब देखते हैं सक्रिय ज्वालामुखी में क्या होता है। इसमें प्रायः जो विस्फोट होता है और उद्भेदन, ये तथा उद्भेदन मतलब इसमें विस्फोट होता रहता है। आज हुआ, इसके बाद पता चला 1 साल 2 साल बाद फिर हो गया। ठीक है, मतलब इसमें होता ही रहता है। ठीक है, मुख हमेशा सदैव खुला रहता है। ठीक है, तो मुख हमेशा इस ज्वालामुखी का खुला ही रहता है, कभी भी इस पर विस्फोट हो सकता है। समय समय पर लावा, धुआं तथा अन्य पदार्थों का उद्भेदन होता है, जैसे किलायु। किलायु कहाँ है? हवाई में। ठीक है, हवाई में किलायु ज्वालामुखी, तो याद रखेंगे किलायु, याद करिएगा। ये एक एक्टिव ज्वालामुखी है। ठीक है, एक्टिव वोल्केनो है। वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डे सलाडो है। ठीक है, याद रखेंगे, वर्तमान में संसार का सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी ओजेस डे सलाडो है। विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन है? हवाई द्वीप है। ठीक है, यही है सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत, हवाई द्वीप पर स्थित है, मोना लोवा है, सील्ड वोल्केनो है। ठीक है, अगर मैं पूछूं विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत मोनोलोवा, ठीक है, हवाई द्वीप पर स्थित मोनोलोवा है। आकार की दृष्टि से पृथ्वी पर सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी माउंट सेंट हेलेस यूएसए में है। ठीक है, आकार की दृष्टि से इसका अलग नाम है द फ्यूजियामा ऑफ अमेरिका भी इसको बोला जाता है। ठीक है, तो आप इसके बारे में, सक्रिय ज्वालामुखी के बारे में इतना याद रखेंगे। चाहे आपसे मोनालोवा के बारे में पूछे कि ये किस प्रकार का ज्वालामुखी है, तो सक्रिय ज्वालामुखी। ओजोस डे सलाडो पूछे क्या है? सक्रिय ज्वालामुखी। किलाऊ पूछे सक्रिय ज्वालामुखी। माउंट सेंट हेलेंस पूछे सक्रिय ज्वालामुखी, किस श्रेणी में आते हैं, तो ये सब याद रखेंगे। चलते हैं अब प्रसुप्त ज्वालामुखी, डोरमेंट। ठीक है, मतलब सोए रहते हैं, सो के ये जगते हैं, जैसे मनुष्य का थोड़ा सा एक हैबिट होता है सो के जगना। ठीक है, तो मतलब थोड़े थोड़े बाद सो के जग जाते हैं, तो वो क्या होता है? दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ बट संभावना बनी रहती है, जैसे दामबंद, ईरान का दामबंद ज्वालामुखी और तंजानिया का किलिमंजारो। ये दोनों क्या है? प्रसुप्त, डोरमेंट जो वोल्केनो है, इसमें क्या होता है? दीर्घकाल से उद्भेदन नहीं हुआ है बट संभावना हमेशा बनी रहती है। ठीक है, दामबंद ईरान का है, किलिमंजारो तंजानिया का, दोनों याद रखेंगे। ये दोनों प्रसुप्त, डोरमेंट जो वोल्केनो है। ठीक है, दामबंद और किलिमंजारो, तो याद रख, अभी मैं मैप में दिखाऊंगा तो आपको याद ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर मृत ज्वालामुखी के बारे में देखते हैं। विस्फोट प्रायः बंद, भविष्य में इसकी कोई संभावना नहीं है, मतलब ये सोई ही है पूरी तरह से। ठीक है, अब इनका कोई संभावना नहीं है, जैसे कुलाल केन्या में है, चिम्बा राजो इक्वाडोर में है। ठीक है, पोपा म्यांमार में है, कोही सुल्तान पाकिस्तान में है। तो अभी आप कभी क्या सुने होंगे कि इस पाकिस्तान में ज्वालामुखी विस्फोट? नहीं सुने होंगे कभी। ठीक है, क्यों? क्योंकि वो सो ही रहा है। ठीक है, जैसे पाकिस्तान सोता है वैसे ये भी सो ही रहा है। ठीक है, तो याद रखिएगा, कुलाल केन्या, चिम्बाराजो इक्वाडोर, पोपा म्यांमार और कोई सुल्तान कोई है ई सुल्तान, ये पाकिस्तान। तो याद रखेंगे ये कौन से? ये मृत ज्वालामुखी है, इसमें कोई संभावना नहीं है कि यहाँ पर विस्फोट हो जाए। चिम्बाराजो बहुत बार पूछा जाता है, कहाँ पे है? इक्वाडोर में चिम्बाराजो है। विश्व के प्रमुख ज्वालामुखी और उनकी अवस्थिति यहाँ पर याद रख लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहीं से आपके क्वेश्चन बनने वाले हैं। अगर इतना याद कर लिए जितना मैं ज्वालामुखी पढ़ा रहा हूँ, यहाँ से एक भी क्वेश्चन आपका नहीं जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं, हम देखते हैं यहाँ पर। अब देखिए यहाँ पर ज्वालामुखी और देश, माउंट किनाबालू कहाँ है? तो माउंट किनाबालू मलेशिया में। अभी यहाँ पढ़ लीजिए, इसके बाद मैं आपको मैप में दिखाऊंगा। एल बुर्ज कहाँ पर? एल बुर्ज ईरान में है। कोलिमा कहाँ है? मैक्सिको में है कोलिमा। माउंट रैनियर कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में माउंट रैनियर है। माउंट ताल कहाँ है? तो ये फिलीपींस में है।
बीसुवियस कहाँ है? इटली में है। बीसुवियस कहाँ पर है? इटली में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में है। ठीक है। पोपो कैटेपिटल कहाँ है? तो ये मैक्सिको में है। माउंट सस्ता कहाँ है? यूएसए में है। माउंट कैमरून कहाँ है? तो ये कैमरून। कैमरून कहाँ जानते हैं? ये पश्चिमी अफ्रीका का एक देश है। ठीक है, नाइजीरिया के पास पड़ता है यही माउंट कैमरून, कैमरून में। अब देखिए यहाँ पर सबनकाया। सबनकाया कहाँ पर है? पेरू में है। अभी यहाँ पढ़ लीजिए, अभी मैं दिखा रहा हूँ तब ज़्यादा समझ में आएगा। माउंट इटना कहाँ है? इटली में। इसका मैंने एक वो भी बना दिया था। ठीक है, वो शार्ट वीडियो होता, आप जाएंगे मतलब चैनल पे शार्ट वीडियो खोज लेंगे, वहाँ पर शार्ट वीडियो में वहाँ पर एक मिल जाएगा। आप 1 से 2 मिनट, मतलब 1 मिनट का वीडियो ही होता है, 2 मिनट सुन लेंगे तो आपको पूरा ज्वालामुखी तैयार हो जाएगा। माउंट मेरापी कहाँ है? इंडोनेशिया में है। पेरिकुटिन कहाँ है? मैक्सिको में है। माउंट एरिबस कहाँ है? अंटार्कटिका में है। दामबंद कहाँ है? ईरान में है। बिल्लारिका कहाँ है? चिली में है। क्राकाटाओ इंडोनेशिया में है। माउंट सिनाबुंग कहाँ है? इंडोनेशिया में है। किलीमंजारो तंजानिया में है। अब देखते आते हैं मैप में, देखते हैं यहाँ पर आपको याद ही हो जाएगा। देखिए हर चीज़ें जो पेपर में आए रहते हैं, पेपर में आने की संभावना रहती है, वही सब आपको मतलब यहाँ पर है। अब देखिए ये RO 2021 में मेंस में आया हुआ है और RO 2016 प्री में आया हुआ है। क्राकाटाओ पूछा था। ठीक है, तो आपको हर चीज़ें जो पेपर में आने वाले हैं वही पढ़ाया जाता है। ठीक है, अब चलते हैं एक एक हम देखते हैं। पहले हम देखते हैं सबसे इम्पोर्टेंट माउंट एरिबस के बारे में देखते हैं। माउंट एरिबस कहाँ पर है? अंटार्कटिका में है। एक बार ये पूछा था कि माउंट एरिबस कहाँ है, तो आपको अंटार्कटिका लगा देंगे। एक बार ये पूछा था कि माउंट एरिबस किस द्वीप द्वीप पर है, तो रास द्वीप पर है। अंटार्कटिका में रास द्वीप पर माउंट एरिबस है। तो एरिबस, ठीक है, बस याद करेंगे कि ठीक है, एरिबस, बस मतलब बस जो बैठने वाला, वैसे तो रॉस, मतलब बहुत लोग को ऐसे याद कर लीजिएगा कि बहुत लोग को रास नहीं आता बस। ठीक है, उनको ट्रेन रास रास मतलब प्रिफर न, रास मतलब हिंदी उसको रास कहते हैं। ठीक है, तो रास को हिंदी में प्रिफर भी कहते हैं। ठीक है, इंग्लिश में। तो याद रखिए माउंट एरी बस मतलब बस प्रिफर नहीं होता, तो रास द्वीप, अंटार्कटिका रास द्वीप, ऐसे याद कर लीजिए। हो सकता है जब अगर आ जाए तो मेरी बातें क्लिक हो कट जाएं आपको। अब देखिए इंडोनेशिया की बातें करते हैं, तो इंडोनेशिया में एक बार यही क्वेश्चन आया था RO में, इसमें 1500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं और इसमें 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं। तो ये दो ऑप्शन नहीं दिया था, 1500 वाला दिया था, पहला वाला सही है, दूसरा 150 दे दिया था, तो वो दूसरा वाला गलत था। यहाँ पर 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी हैं, याद रखेंगे। ठीक है, ये दोनों ही आपका ऑप्शन सही है। तो ठीक है, इसमें 130 से अधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, 1500 से अधिक छोटे बड़े द्वीप हैं, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर इंडोनेशिया में 3 बहुत इंपॉर्टेंट ज्वालामुखी हैं, इनको याद कर लीजिए। कौन? माउंट सिनाबुंग याद रख लीजिए, क्राकाटाओ याद कर लीजिए, माउंट मेरापी याद कर लीजिए। यही तीनों याद कर लीजिए, यही तीनों पूछा जाएगा। माउंट सिनाबुंग, क्राकाटाओ, माउंट मेरापी, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए इधर से, ये मलेशिया में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, माउंट किनाबालू। मलेशिया में पड़ता है माउंट किनाबालू। फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो, मायोन। ठीक है, तो माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो, मायोन कहाँ पड़ता है? ये फिलीपींस में पड़ता है। तो याद रखेंगे कहाँ पर? फिलीपींस में माउंट ताल, माउंट पिनाटुबो और मायोन कहाँ पर? फिलीपींस में पड़ेगा, ये याद रखेंगे। अब देखते हैं यहाँ पर पाकिस्तान में क्या पड़ता है? कोही सुल्तान पड़ता है। पाकिस्तान में कोही सुल्तान पड़ता है। पोपा कहाँ पड़ता है? म्यांमार में पड़ता है। पोपा म्यांमार में पड़ता है। और ये ईरान में कौन कौन सा पड़ता है? ईरान में तो ईरान में अलबुर्ज दामबंद, ईरान में अलबुर्ज और दामबंद पड़ता है, ये याद रखेंगे। पाकिस्तान में कोही सुल्तान, तो ये याद रखेंगे। अब देखिए तंजानिया में कौन सा पड़ता है? ये माउंट किलिमंजारो तंजानिया में पड़ता है। ठीक है, अब देखिए पोपा म्यांमार में, याद रखिएगा पोपा म्यांमार। कैमरून, ठीक है, कैमरून माउंट कैमरून है। अब इटली में कौन सा पड़ेगा? ये देखिए इटली में विसुवियस और एटना पड़ता है। इस इटली में विसुवियस पड़ता है ज्वालामुखी। स्ट्राम्बोली प्रकाश स्तंभ बोला जाता है, ये कहाँ पर पड़ता है? भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको बोला जाता है? स्ट्राम्बोली को बोला जाता है, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है,
अब एक क्वेश्चन और बनता है कि कहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन नहीं होता, ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होता, तो कहाँ पर? बाल्टिक सागर में ज्वालामुखी विस्फोट नहीं होते हैं, ये याद रखेंगे। कहाँ पर? बाल्टिक सागर में। अब देखिए पेरू में कौन सा ज्वालामुखी है? सबन काया ज्वालामुखी पेरू में है। कोटोपैक्सी कहाँ है? इक्वाडोर में। विश्व का सबसे ऊंचा कौन सा है? यही है कोटोपैक्सी ज्वालामुखी, इक्वाडोर में है। चिम्बाराजो भी इक्वाडोर में है। चिली चिम्बाराजो एक मृत ज्वालामुखी है, ठीक है, इक्वाडोर में है। चिली में बिल्लारिका है, ठीक है। और माउंट अकांगुआ कहाँ है? ये चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पड़ता है। माउंट अकांगुआ मैं यहाँ लिख दूंगा पीडीएफ में। ये कहाँ पर? माउंट अकांगुआ चिली और अर्जेंटीना के बॉर्डर पर पड़ता है, ये याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मैक्सिको का बहुत पूछा जाता है। पैराकुटिन, पैराकुटिन, पोपोकैटेपिटल और कोलिमा, तीनों याद रखेंगे। मैक्सिको में पैरीकुटिन, पोपोकैटेपिटल और कोलिमा कहाँ पाया जाता है? मैक्सिको में पाया जाता है ये, ठीक है। तो पैरेकुटिन, पोपोकैटेपिटल, कोलिमा। अब देखिए यहाँ पर यूएसए में सेंट हेलेंस, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर, ठीक है। यूएसए में क्या पाया जाता है? सेंट हेलेंस, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर कहाँ पे पाया जाता है? यूएसए में पाया जाता है सेंट हेलेंस, माउंट सस्ता, माउंट रेनियर। अब देखते हैं यहाँ पर ये सेंट हेलेंस, माउंट सस्ता, रेनियर दोनों तीनों इंपॉर्टेंट है, तीनों याद रखेंगे। और देखिए किलायु सर्वाधिक सक्रिय है। मोना लोआ हवाई द्वीप यूएसए पर स्थित है। तो मोना लोआ कहाँ पर है? हवाई द्वीप यूएसए पर स्थित है। किलाउ सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी है, ठीक है। किलाउ और मोनोलोवा दोनों ही ये यूएसए पर स्थित है, ठीक है, यूएसए के हवाई द्वीप पर, ठीक है। तो दोनों ये हवाई द्वीप यूएसए का ही एक मतलब द्वीप है, ठीक है। तो याद रखेंगे इस यूएसए का ही इस पर कब्जा है, ठीक है। तो याद रखेंगे ये सर्वाधिक सक्रिय है, तो ये याद रखिएगा किलाउ मोनोलोवा। अब इतना तो आपको याद ही होना चाहिए, कुछ छूटा तो नहीं है? तो नहीं, पूरा जितना ही इतना अगर आप याद कर लिए, हर चीज़ें हमने मैप के थ्रू इसलिए दर्शाया है कि ताकि आपको याद हो जाए। अब चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। ज्वालामुखी से प्रमुख तथ्य देख लेते हैं, क्या क्या तथ्य होते हैं। ज्वालामुखी का उद्गार के समय भूगर्भ में स्थित तरल पदार्थ को मैग्मा कहते हैं। जो भूगर्भ में, ये देखिए हमने एक मैप भी लाया है यहाँ पर, ये तो भूगर्भ मैग्मा, ये देखिए मैग्मा है। भूगर्भ में जो रहता है उसको मैग्मा कहते हैं। और जो भूगर्भ से जब बाहर निकल जाता है, मान लीजिए ये आपका ये है, ठीक है। अब यहाँ पर जो है ये मैग्मा कहलाएगा। इसके बाद जब बाहर निकल के ये जाता रहता है, ठीक है, मतलब बहता रहता है ना, तो ये जब देखिए बाहर नहीं रहा है, ये जब बाहर निकलता है तो ये क्या कहलाता है? लावा कहलाता है, ठीक है। तो मैग्मा लावा में अंतर समझिएगा, जो अंदर रहेगा वो मैग्मा, जो बाहर रहता है वो लावा, ठीक है। तो वो देख जान दोनों दोनों में अंतर समझिएगा। ज्वालामुखी शंकु के ऊपर समानता मिलने वाले कीपाकार आकृति को क्रेटर कहते हैं, ठीक है। तो ये देखिए क्रेटर क्या है, इसीलिए मैं मैप लाया हूँ। ये देखिए शंकुआकार, ये नहीं है, ये देखिए शंकुआकार, इसको क्या कहते हैं? क्रेटर कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्रेटर कहते हैं, याद रखेंगे। अब देखते हैं, ये तो क्रेटर हो गया। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील, याद रखिएगा, महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में स्थित लोनार झील किसका उदाहरण? क्रेटर झील का उदाहरण है। किसका उदाहरण? क्रेटर झील का उदाहरण है। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ किसको कहते हैं? स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी को भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहते हैं, याद रखेंगे, ठीक है। लोनार झील महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में है, ये याद रखेंगे। इटली के सिसिली द्वीप पर स्थित माउंट एटना एक सक्रिय ज्वालामुखी है। जो इटली के सिसिली द्वीप पर माउंट एटना है वो क्या है? एक सक्रिय ज्वालामुखी है, जो अभी यहाँ पर हम देख रहे हैं, ये एटना, ठीक है, एटना की बात कर रहे हैं। ये एक एक्टिव वॉल्केनो है। कहाँ पर है? सिसिली द्वीप पर है। कभी कभी सिसिली पूछा था, सिसिली में कौन था? तो इटली है, एटना है, ठीक है, ये याद रखेंगे। मरुस्थल रूप है, मरुस्थल ज्वालामुखी शंकु, ठीक है। मरुस्थल रूप है, क्या है? ज्वालामुखी शंकु। ज्वालामुखी विस्फोट पेटी परिप्रशांत महासागर में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी के अंदर लावा के ठोस होने के उपरांत जो चट्टानें होती हैं उन्हें प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं। अब देखिए यहाँ पृथ्वी का ये अंदर है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर कौन से हैं? ये चट्टानें हैं। वो चट्टानें जो ठोस हो जाती हैं उनको क्या कहते हैं? प्लूटोनिक चट्टानें कहते हैं, ठीक है। जो उसी मतलब पृथ्वी के अंदर ही जमा हो जाती है, तो
तो जैसे आप खुदाई करते हैं तो कभी कई कहीं कहीं जगह पे चट्टान, हर जगह नहीं, अब गंगा यमुना बिहार, ये गंगा यमुना के दोआब में खुदाई करेंगे, बिहार के एरिया मतलब उत्तर प्रदेश बिहार झारखंड इस एरिया में करेंगे तो आपको चट्टानें नहीं मिलेंगी। ठीक है, जैसे जहाँ पर वोल्केनिक इरप्शन प्रायद्वीपीय पठारों में वहाँ पर देखेंगे तो वहाँ पर नीचे चट्टान मिलेंगी, इसीलिए वहाँ पर क्या है, वो नलकूप नहीं लगाया जा सकता उस साइड। ठीक है, क्यों? क्योंकि वहाँ पर नीचे चट्टान है, कितनी खुदाई, कहाँ पे खुदाई करेंगे। ठीक है, तो याद रखेंगे ये क्या है, पृथ्वी के अंदर लावा के ठोस होने के उपरांत चट्टाने को प्लूटोनिक चट्टाने कहते हैं। तो वही होता है जो पृथ्वी के जो अंदर ही, मान लीजिए ये पृथ्वी है, अब यहाँ पर मान लीजिए वो निकल गया ज्वालामुखी, इसके अंदर ही जो पृथ्वी के अंदर ही जो जमा हो जाता है लावा, उसको उसके प्लूटोनिक चट्टाने कहलाती है। अब देखिए यहाँ पर भूकंप के बारे में देखते हैं, इतना आपको किसके बारे में हुआ, ज्वालामुखी के बारे में हुआ। अब भूकंप के बारे में देखते हैं, भूकंप क्या है। भूकंप की घटना प्रायः धरातल के नीचे घटित होती है, परंतु भूकंप समान गहराई पर उत्पन्न नहीं होते। जिस स्थान पर भूकंप की घटना प्रारंभ होती है उस स्थान को भूकंप का मूल कहते हैं, मतलब फोकस। अब देखिए ये है आपका फोकस, घटना यहीं से स्टार्ट होती है, ये घटना स्टार्ट होते होते ये कहाँ ऊपर जाती है। ठीक है, तो जहाँ पर ये याद रखेंगे, हमेशा यही पूछा जाता है, दो ही चीज़ आरओ में 2 बार पूछा गया है ईपी सेंटर से रिलेटेड। ठीक है, आरओ 2017 में पूछा गया है और एक बार आरओ में पूछा गया था। ठीक है, कि जहाँ पर भूकंपीय तरंगों का सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया। अब देखिए यहाँ फोकस नीचे है, अब हम फोकस को रिकॉर्ड नहीं कर सकते, हमारी टेक्नोलॉजी इतना एडवांस नहीं है कि हम फोकस के नीचे चले जाएं। ठीक है, हम ईपी सेंटर पर रिकॉर्ड करते हैं। तो यही पूछा जाता है, जहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको क्या कहते हैं, अधिकेंद्र कहते हैं। अधिकेंद्र को इंग्लिश में ईपी सेंटर कहते हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, यहाँ पर भूकंपीय तरंगों को सर्वप्रथम रिकॉर्ड किया जाता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं। वो 2017 में क्वेश्चन पूछा गया है, ईपी सेंटर कहते हैं कि यहीं पर पहली रिकॉर्ड, जैसे नेपाल में भूकंप आया था तो वो बता दिया गया था इसका ईपी सेंटर कहाँ पड़ता है, अधिकेंद्र कहाँ है। फोकस नहीं बताएंगे, कभी आप सुने नहीं होंगे कि इसका फोकस कहाँ है, ईपी सेंटर पूछते हैं, बताते हैं कि ईपी सेंटर कहाँ है। तो फोकस के जस्ट एकदम परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री पर ही ये बनता है। अब देखिए भूतल पर वह बिंदु जो उद्गम केंद्र के समीपतम होता है उसको अधिकेंद्र कहते हैं, और उस स्थान को क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, जहाँ पर घटना प्रारंभ होती है। तो यहाँ से प्रारंभ होकर उसको क्या कहते हैं, फोकस कहते हैं, और प्रारंभ होकर जब धरातल पर पहुँचता है उसको ईपी सेंटर कहते हैं। तो दोनों ही याद रखिएगा। ठीक है, अगर आपको ना पता हो तो कैसे याद करेंगे, इसका कुछ ट्रिक याद कर लीजिए ताकि आप ना भूलें। ऐसा याद कर लीजिए, बताऊं कैसे, थोड़ा सा फनी ट्रिक है। ईपी सेंटर आपका, जैसे पेपर देने जाते हैं, सेंटर जो होता है ज़मीन के अंदर थोड़ी सेंटर होता है, सेंटर कहाँ पे होता है, हमेशा सेंटर क्या होता है, वो ज़मीन पे होता है। हाँ, दूर होता है, किसी का नज़दीक होता है सेंटर, कोई पेपर, लेकिन ज़मीनी पे होता है। ये नहीं कि ज़मीन के अंदर 5 किलोमीटर अंदर ज़मीन के पेपर सेंटर डाल दिया, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो ईपी सेंटर, जब सेंटर की बात आ जाए तो वो ज़मीन पर, तो ज़मीन पर ही सेंटर याद रखिएगा, फोकस नीचे होता है। ठीक है, कैसे भी करके याद कर लीजिए ताकि ना भूले। दशाओं के आधार पर भूकंपीय तरंगों का विभाजन किया जाता है, जैसे प्राथमिक अथवा प्रधान तरंगे, प्राइमरी वेव ईपी तरंगे होती हैं, ध्वनि के समान साउंड वेव के समान होती है। ठीक है, पी देखिए 3 प्रकार की तरंगे मोस्टली डिवाइड की जाती है, एक पी तरंगे होती हैं, एक है एस तरंगे और एक होती है एल तरंगे। तो हम पी तरंगे की अगर बात करें कि ये ध्वनि के समान होती है। ठीक है, ये लॉन्गिट्यूनल वेव्स होती हैं। लॉन्गिट्यूनल वेव्स कौन कौन सी होती हैं, ये देखिए लॉन्गिट्यूनल वेव्स ऐसे सीधे ऐसे ऐसे जिगजैग में सीधे चलता है। ठीक है, ये देखिए ये रेड बना है तो ये सीधे जा रही है, जो स्प्रिंग ये खींच रहे हैं ना, मान लीजिए ये स्प्रिंग है, ये खींच रहे हैं तो ये सीधे जा रही है। ऐसा मत सोचिएगा ऐसे ऐसे जा रही है, ऐसा नहीं, ये सीधे आपका जो वेव होती है वो सीधे जाती है। ठीक है, इसमें, और ये ट्रांसवर्स में क्या होती है, सीधे तो जाते हैं लेकिन ये ऐसे ऐसे जिग जैग के फॉर्म में जाती है, मतलब ऊपर नीचे होके जाती है और ये सीधे जाती है। ठीक है,
तो ये क्या है, ऊपर नीचे जाती है और ये सीधे जाती है। तो दो तरंगे लॉन्गिट्यूडनल की बात करें तो ये सीधे जाती है, और ट्रांसवर्स की बात करें तो ये ऊपर नीचे होके जाती है। ठीक है, सबसे अधिक तीव्र होती है, मतलब तीव्र, इसकी स्पीड बहुत ज़्यादा होती है। ये सबसे पहले धरातल पर पहुंचती हैं। ये ठोस, द्रव और गैस तीनों से ही गुजर सकती हैं। तो यहाँ पर दो ही चीज़ याद रखनी होगी। ट्रांसवर्स वेव क्या होती है, ट्रांसवर्स वेव ये नीचे ऊपर नीचे ये मतलब जाती हैं, मतलब ये देखिए रेड वाला बना है ना, तो ऊपर नीचे होती है। और ये क्या होता है जो रेड वाला, ये सीधे ऐसे जाती हैं। ठीक, ये ऐसे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होता है, ये धरातल पर सबसे पहले क्यों पहुँचती हैं, क्योंकि ये ठोस, द्रव, गैस। कैसे याद करेंगे, पी माने होता है पास। क्या होता है, पी बराबर होता है पास। तो इसको पास मिला हुआ है। ठीक है, कि ठोस में भी जाओ आप, द्रव में भी और गैस में, गवर्नमेंट का पास इसी को मिला है, पी प्राइमरी वेव को। ये हर जगह जा सकता है, इसको कोई नहीं रोकने वाला। अब देखिए द्वितीय तरंगे, एस तरंगे, इसका भी एक ट्रिक है, अभी बताऊंगा। ये तरंगे जल तरंगे और प्रकाश तरंगों के समान होती हैं। तो देखिए, ये देखिए, ये ट्रांसवर्स वेव, यही है ट्रांसवर्स वेव। ये देखिए क्रेस्ट, थॉट, ये वेवलेंथ वाला देख लीजिए, ये पूरा कैसे कैसे चल रहा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर इन तरंगों को अनुप्रस्थ तरंगे या ट्रांसवर्स तरंगे, अगर यस तरंगे आए तो अनुप्रस्थ याद रखिएगा, अगर पी तरंगे आए तो ये लॉन्गिट्यूडनल याद रखिएगा। लॉन्गिट्यूडनल पी तरंगे होती है और एस तरंगे अनुप्रस्थ होती है। तो अनुप्रस्थ में क्या होता है, ये ट्रांसवर्स, देखिए यहाँ भी यस आया है, यहाँ भी यस आया है। जब दो दो बार यस आया है तो उसमें यस ही ले लेंगे। हाँ, कभी भी आप कंफ्यूज हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाइए कि पेपर में जैसे आप बैठे, अब आप कंफ्यूज हैं कि यस वेव को ट्रांसवर्स बोला जाता है कि यस वेव को लॉन्गिट्यूडनल वेव बोला जाता है। अब आप वहाँ कंफ्यूज, तो आप ऐसे सोचिए यस कहाँ में पड़ेगा, लॉन्गिट्यूडनल में यस आ रहा है, रीजनिंग का क्वेश्चन है, मिलाना नहीं, बनाया नहीं जाता, एक अक्षर देके कई अक्षर बन जाते हैं। तो किस में क्या है, अनुप्रस्थ, यहाँ क्या हो रहा है, ये ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स, इसमें भी यस आ रहा है, यहाँ भी यस, तो मतलब ये यस होता है। ठीक, तो यस वेव होता है। तो सेकेंडरी वेव क्या होता है, ट्रांसवर्स वेव होता है। ऐसे याद कर लीजिए, कभी भूलेगा नहीं। ये तरंगे प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती हैं, इनकी गति प्राथमिक तरंगों से कम होती है। ठीक है, तो इनकी गति क्यों कम, प्राथमिक तरंगों के बाद प्रकट होती है, क्योंकि इनकी गति क्या, वो एकदम तेज़ी से चला आ रहा है। ठीक है, उसको, वो तो हर जगह उसको क्या मिला है, पास मिला है, पी मतलब पास मिला है। ठीक है, लेकिन इसको हर जगह पास नहीं है, इसको सिर्फ सॉलिड में पास है। ये तरल पदार्थ से होकर नहीं गुजर सकती, मतलब आप समुद्र में खड़े हैं तो यस वेव आप पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यह सागरीय भागों में पहुंचने पर लुप्त हो जाती हैं। देखिए, ये मैं समुद्र भी ला दिया हूँ। ये देखते हैं तो सिंपल, यहाँ पर अगर आपका सेकेंडरी वेव, मतलब सेकेंडरी वेव, चलिए भूकंप आया सेकेंडरी वेव, तो यहाँ पर आपको कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तरंगे यस वेव पहुँच ही नहीं पाएंगी। ये शांत का शांत ही समुद्र बना रहेगा। एस वेव द्वितीय तरंगों, जो सेकेंडरी वेव होता है, ये कहाँ पर, लिक्विड से होकर नहीं गुजर सकती। ठीक है, अब देखिए तीसरा कुछ आते हैं धरातलीय, सरफेस वेव। सबसे ज़्यादा विस्फोटक विध्वंसक यही होता है, एल वेव, इसको लब वेव भी कहे जाते हैं, अभी आगे दिखाएंगे। ये दो अन्य, दो की अपेक्षा कम वेगवान, वेगवान तो कम होती, धीरे धीरे आता है, लेकिन जब आता है तो क्या करता है, बहुत ज़्यादा विध्वंसक हो जाता है, तुर्की की तरह, सीरिया की तरह। ठीक है, इसका भ्रमण पर पृथ्वी की धरातलीय भाग पर ही होता है। इसका भ्रमण कहाँ होता है, पृथ्वी की धरातलीय भाग पर ही होता है। ये तरंगे पृथ्वी का पूरा चक्कर लगाकर अधिकेंद्र पर पहुंचती हैं तथा इन्हें पी एंड यस की अपेक्षा, मतलब पी और यस की अपेक्षा अधिक लंबा मार्ग तय करना पड़ता है। ये जान लीजिए, ये थका होता है पूरी तरह से। ठीक है, टायर्ड होता है बहुत। क्या हुआ, जब थक गया बेचारा, सोचता है अब मैं क्या करूं, इरिटेट होके विध्वंस कर देता है सबसे ज़्यादा। ठीक है, तो याद रख, क्यों थक गया, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मार्ग तय करता है। इसमें दो रूप होते हैं, एक लब वेव होता है जो ज़्यादा खतरनाक और इसकी गति अधिक होती है, और एक रेलिंग होता है। तो रिले या रेलिंग, कोई भी वेव कहिए, तो ये जो आपका
धरातीय तरंगें दो तरह से होती हैं, एक लव तरंगें होती हैं, एक रेले तरंगें होती हैं। देखिए, अब देखिए भूकंप के आने के कारण क्या हो सकते हैं। सागरीय और स्थलीय भाग का जहाँ मिलन बिंदु होता है वहाँ पर अक्सर भूकंप आते रहते हैं। ठीक है, जैसे आप कह सकते हैं गुजरात में। अब क्योंकि गुजरात ऐसा एरिया है वहाँ पर भूकंप की कोई संभावना नहीं हो सकती थी, क्योंकि लगभग वो प्रायद्वीपीय पठार का हिस्सा नहीं है, लेकिन उसी के आसपास ही पड़ रहा है। तो आप कह सकते हैं कि बहुत पुराना है। ठीक है, और अरावली पर्वत भी है जो कि वहाँ भी, तो आप कह सकते हैं इतना पुराना यहाँ भूकंप कैसे आ सकता है। वहाँ पर यही रीज़न है क्योंकि गुजरात में सागरीय और स्थलीय भाग का मिलन होता है वहाँ पर। ठीक है, दो प्लेटें मिलती हैं। अब देखिए यहाँ पर नवीन मोड़दार पर्वत जहाँ होता है वहाँ पर भूकंप की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। संरक्षित प्लेट की सीमा का किनारा जहाँ होता है वहाँ पर विनाशी प्लेट सीमाओं का अभिकरण क्षेत्र जो होता है, अभी प्लेट पढ़ाएंगे तब देखिएगा, ज्वालामुखी क्षेत्र के कारण भी भूकंप आ जाते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर भूकंपीय तरंगों का आयाम और परिणाम याद रखेंगे। भूकंप की तीव्रता जो होता है क्षति और विनाश का सूचक होता है। ठीक है, अगर मैं कहूँ कि तीव्रता को किससे मापा जाता है तो भूकंप की तरंगों का परिणाम आयाम का मापन सिस्मोमीटर से होता है। किसके? सिस्मोमीटर से होता है। अगर मैं तीव्रता इंटेंसिटी की बात करें तो ये मार्केली में, दो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, यही याद कर लीजिए, कुछ मत याद करिए। अगर इंटेंसिटी पूछे, क्या इंटेंसिटी, तो मार्केली स्केल पर। ठीक है, याद रखिएगा इंटेंसिटी क्या, हमेशा इंग्लिश वाला याद रखिए। ठीक है, भूकंप की तीव्रता इंटेंसिटी मार्केली स्केल पर मापा जाता है। ठीक है, तो कैसे याद करेंगे इसका भी कुछ वो ट्रिक बना लीजिए। इंटेंसिटी ऐसे याद कर लीजिए, जब इंटेंसिटी पूछे तो कह दीजिए, आप कह दीजिए कि क्या इंटेंस है, मतलब उसका क्या कहने का मतलब है, मतलब से मरकेली। ठीक है, तो उसका मतलब है कि केला चाहिए। ठीक है, मरकेली, तो याद रखिए इंटेंसिटी कहे तो मरकेली, केला चाहिए इंटेंसिटी। ठीक है, अब देखिए भूकंप का परिणाम अगर मैग्नीट्यूड मापना हो तो इसका रिएक्टर स्केल, दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। इंटेंसिटी कहे तो मर्केली याद रखिएगा, अगर मैग्नीट्यूड कहे, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड में रिक्टर स्केल याद रखिएगा। ठीक है, मैग्नीट्यूड क्या होता है, यह रिलीज एनर्जी की माप होती है। 2001 में क्वेश्चन आया हुआ है कि भूकंप का परिणाम क्यों मापते हैं, क्योंकि यह रिलीज एनर्जी की माप करता है। तो 2001 में आईएएस में आया हुआ है। अब देखते हैं यहाँ पर पैसिफिक ओशियन के बारे में थोड़ा देख लेते हैं कि यहाँ रिंग ऑफ फायर क्यों बोला जाता है। अब देखिए यहाँ पर रिंग ऑफ फायर है, क्यों रिंग ऑफ फायर में क्या होता है, इसमें होता है भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से संबंधित होता है। तो रिंग महासागर तीनों चीज़ों से संबंधित होता है, भूकंप से भी, ज्वालामुखी से भी, सबसे ज़्यादा ज्वालामुखी से ही, और ये प्रशांत महासागर से संबंधित है। ठीक है, तो यही तीनों पूछा गया था कि आपके पेपर में 2008 पीसीएस में क्वेश्चन आया था कि रिंग ऑफ फायर किससे है, तो इसमें भूकंप ज्वालामुखी प्रशांत महासागर से ये संबंधित है। ठीक है, रिंग ऑफ फायर पैसिफिक ओशियन देखिए। ठीक है, ये याद रखेंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट, देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। भूकंप अधिकेंद्र ईपी सेंटर सदैव भूकंप मूल के ठीक ऊपर समकोण पर होता है। तो याद रखेंगे, मैं यही बताया हूँ कि यहाँ पर अगर फोकस ये है तो आप एकदम पता लगा लीजिए। ईपी सेंटर अगर आप पता लगा लिए, ईपी सेंटर यहाँ है, अब आपको क्या करना है, फोकस, वो ईपी सेंटर तो यहाँ है और आपको फोकस का पता करना है, तो इसके नीचे डायरेक्ट आप 90 डिग्री चले जाइए। ठीक है, आपको फोकस का पता चल जाएगा, क्योंकि फोकस तो आदमी, मतलब ह्यूमन जो है उसको खोज लेता है कि ईपी सेंटर कहाँ पे है उसका। ठीक है, तो लेकिन फोकस का नहीं पता होता, तो फोकस ईपी सेंटर से डायरेक्ट 90 नीचे जाइए, फोकस भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो याद रखेंगे सदैव भूकंप मूल फोकस के ठीक ऊपर स्थित होता है, समकोण पर स्थित होता है, ये याद रखेंगे। ईपी सेंटर क्या होता है, देखिए आउटर अर्थ में ईपी सेंटर होता है और नीचे इनर अर्थ में फोकस होता है, ये याद रखिएगा। यहीं से बार बार क्वेश्चन आपके पेपर में बनता है। ठीक है, याद रखिए ईपी सेंटर आउटर अर्थ में और फोकस क्या होता है, इनर अर्थ में होता है। ठीक है, नीचे भूकंप के फलस्वरूप समुद्र क्षेत्र में उठने वाली तरंगें सुनामी होती हैं। ठीक है, तो भूकंप के फलस्वरूप जो समुद्र में उठे, जैसे 2004 में जो सुनामी आया था, उसका मेन ही वो मतलब रीजन था कि भारतीय प्लेट और बर्मी प्लेट का टकराव था। ठीक है, खिसकना भी, ठीक खिसक भी गए थे, तो वो याद रखिएगा, वही मेन चीज़ था। जब भूकंप आएगा, ठीक है,
तो आपका सुनामी जरूर आएगा। ठीक है, प्रशांत महासागर में भूकंप तथा ज्वालामुखी प्रायः प्रभावित होते हैं रिंग ऑफ फायर से। ठीक है, तो अभी हम बताएं ये रिंग ऑफ भूकंप तथा ज्वालामुखी प्रशांत महासागर में रिंग ऑफ फायर से संबंधित हैं। अब देखिए, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है, भारत का भूकंपीय क्षेत्र सम्मिलित किया जाता है मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत। तो भारत का भूकंपीय क्षेत्र किसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है? मध्य महाद्वीपीय पेटी के अंतर्गत ये सम्मिलित किया जाता है भारत का भूकंपीय क्षेत्र। अब देखिए, रिक्टर स्केल का आविष्कार 1935 में, ठीक है, चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया था। तो अभी हमने बताया रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड मापा जाता है और इंटेंसिटी से वो मैग्नीट्यूड रिक्टर स्केल से मापा जाता है। और ये देखो, जो मैग्नीट्यूड होता है मार्केली, ठीक है, मैग्नीट्यूड इंटेंसिटी मार्केली और मैग्नीट्यूड रिक्टर। ठीक है, तो ये याद रखेंगे दोनों अलग अलग। ठीक है, देखिए रिक्टर स्केल जब आ जाए तो ये आप याद रखेंगे का आविष्कार किसने किया? चार्ल्स एफ रिक्टर ने किया। ठीक है, रिक्टर स्केल से मापा क्या जाता है? तो याद रखेंगे रिक्टर स्केल से मैग्नीट्यूड ये नापा, इंटेंसिटी मार्क केली, दोनों ही अलग अलग है। मैं कई बार लिख रहा हूँ, अगर मार्क केली आए तो ये क्या याद रखेंगे? मार्क केली में अभी हमने ट्रिक बताया था, तो यहाँ पर इंटेंसिटी, तो इंटेंसिटी। ठीक है, अगर मैग्नीट्यूड ये देखिए मार्क केली हो गया और रिक्टर हो गया, रिक्टर से क्या मापा जाता है? ये मैग्नीट्यूड, याद रखिएगा मैग्नीट्यूड। तो दोनों ही याद रखेंगे, बस कई बार क्वेश्चन आया है, गलत नहीं होगा। भूकंप का पता लगाने और रिकॉर्ड करने के लिए प्रयोग किया जाता है सिस्मोग्राफ का प्रयोग किया जाता है। भूकंप के लगभग 90% भूकंपों का अनुभव किया जाता है रिंग ऑफ फायर के प्रशांत क्षेत्र में। ठीक है, तो 90% भूकंपों का अनुभव कहाँ होता है? रिंग ऑफ फायर में, प्रशांत महासागर में जो है। धरातलीय तरंगे की दो रूप कौन सी होती हैं? ये लव तरंग होती है और रेलिंग तरंग होती है। अब देखिए, भूकंपीय छाया क्षेत्र देख लेते हैं। भूकंपीय छाया क्षेत्र क्या होता है? भूकंपीय छाया क्षेत्र वह क्षेत्र है जहां भूकंपीय तरंगे नहीं पहुंच पाती। अब देखिए, अगर हम पी की बात करें तो पी हर जगह से पास हो जाता है। तो पी कहाँ से पास हो जाता है? यहाँ ईपी सेंटर से लेकर यहाँ पर 105 तक ये पास होता है, फिर ईपी सेंटर से लेकर यहाँ पर 105 तक ये पास होता है। ठीक है, तो ये पी यहाँ हो गया। अब नीचे यहाँ लिक्विड है, तो लेकिन पी से लिक्विड से क्या मतलब? ये तो सब जगह से पास हो रहा है, तो यहाँ भी आपका ये पी तरंगे हो रही, यहाँ नहीं जा पा रहा, क्योंकि जब इधर आ रहा है तो इधर मुड़ने में इसको प्रॉब्लम हो रही है, इधर नहीं आ रहा है, ऐसे याद कर लीजिए। ठीक है, तो पी वेव साइडो जोन कहाँ होता है? पी वेव हमेशा जो पी वेव होता है वो यहाँ एपिसेंटर से 105 ईस्ट साइड, एपिसेंटर से 105 ईस्ट साइड, ये साइड, ये मतलब यहाँ तरंगे भ्रमण कर सकती हैं, लेकिन ये को इस साइड और इस साइड नहीं भ्रमण कर सकती। ठीक है, ये पी वेव साइडोजोन यहाँ बनता है। ठीक है, ये देखिए पी वेव साइडोजोन, ये पी वेव साइडोजोन। ठीक है, अब देखिए अगर यस वेव का देखते हैं तो ये कोर क्या है? लिक्विड है। ठीक है, अभी तो हम तो पढ़ें कि ये क्या पी वेव तो हमेशा हर जगह से जा सकता है, चाहे लिक्विड गैस कोई भी हो। अब देखिए, ये जब लिक्विड है तो यहाँ पर जो एस वेव होता है ये नहीं आ पाएगा, यहाँ इंटर नहीं कर पाई, बाहर ही रुक गया। तो ये क्या होता है? ये अपने इस साइड से बहता है। ठीक है, इस साइड में ये आपका जाता है और सबसे ज़्यादा शैडो जोन यहाँ क्रिएट हो जाता है। ठीक है, क्योंकि ये लिक्विड बीच वाला यहाँ से नहीं आएगा तो पूरा लिक्विड ये शैडो जोन ही क्रिएट कर दिया गया। तो आपको आई होप याद हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पी तरंगे का छाया क्षेत्र अधिकेंद्र के दोनों तरफ 105 से 145, तो ये देखिए 105 से 145 के बीच में होता है। ठीक है, 105 से 145 के बीच में, एक बार मिटा देता हूँ, इसको देख लीजिए। यहाँ 105 है और यहाँ 145 है, तो यहाँ पी शैडो जोन होता है, दोनों तरफ का रहा है, ये यहाँ भी और यहाँ भी, तो वही कह रहा था, दोनों तरफ 105 से 145 डिग्री सेल्सियस होता है। इस तरंगों का छाया क्षेत्र 105 से 105, अब देखिए 105 से यहाँ से लेंगे और इधर देखिए पूरा 105। ठीक है, तो इस तरंगों का जो छाया क्षेत्र होता है वो बहुत ज़्यादा होता है कंपेयर टू पी तरंगों की अपेक्षा, क्योंकि बीच में जो लिक्विड है यही छाया क्षेत्र बना दे रहा है। ठीक है, देखिए
एस तरंगों का छाया क्षेत्र, एस तरंगों की छाया क्षेत्र 105 से 105 के बीच में होता है, क्योंकि कोर लिक्विड होता है, इसलिए कोर से ये तरंगे नहीं पास होती, और पी छाया क्षेत्र इससे बड़ा होता है, इसका छाया क्षेत्र पी से बड़ा होता है। ठीक है, तो याद रखेंगे इसका छाया क्षेत्र पी से तो बड़ा ही है। ठीक है, ये देखिए इतना बड़ा है छाया क्षेत्र, इसका कम ही है, तो याद रखेंगे। नेक्स्ट देखते हैं, अब यहाँ पर देखते हैं, अगर भूकंप की बात करें, अगर प्लेटें की बात ना करें तो बात अधूरी रहती है। तो प्लेटें याद रखिएगा, आज से आपको प्लेटें, इतनी प्लेटें अगर याद कर लेते हैं तो इससे ज़्यादा प्लेटें आपके पेपर में नहीं पूछा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से प्लेटें हैं। ज़्यादा प्लेटों के बारे में नहीं पूछा जाता, लेकिन याद रखना चाहिए आप सबको। ठीक है, पूछा भी गया है एक दो क्वेश्चन, अभी मैं दिखाता हूँ कौन कौन क्वेश्चन पूछा गया है। प्लेट विवर्तनिक प्लेट टेक्टोनिक के सिद्धांत के अनुसार पृथ्वी का स्थल मंडल 7 बृहद प्लेटों और कुछ लघु प्लेटों में विभक्त है। तो 7 बृहद प्लेटों में और कुछ लघु प्लेटों में विभक्त नवीन वलित पर्वत श्रेणियाँ, गर्ते, कटक और भ्रंश इन प्लेटों को समयांकित करते हैं, मतलब सीमा बनाते हैं। चाहे कटक की बात करें, कटक मतलब जो समुद्र के अंदर का एक रास्ता होता है वही कटक कहलाता है। भ्रंश इन प्लेटों को, अब देखते हैं जो बी लिखा गया है, जहाँ जहाँ बी लिखा गया है वो क्या होता है, ये लार्ज बड़ी प्लेटें होती हैं। यहाँ भी बी लिखा गया है, यहाँ भी बी साउथ अमेरिका प्लेट। अब देखते हैं कौन कौन सी बड़ी प्लेटें हैं। साउथ अमेरिका प्लेट एक याद रखिएगा बड़ी प्लेट है। नीचे साउथ अमेरिका वो नॉर्थ अमेरिका प्लेट एक बड़ी प्लेट है, साउथ अमेरिका प्लेट एक बड़ी प्लेट है। अब यहाँ पर देखते हैं पैसिफिक प्लेट एक बड़ी प्लेट है, अफ्रीकन प्लेट एक बड़ी प्लेट है। ठीक है, अफ्रीकन प्लेट कैसी है, बड़ी प्लेट है। और यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट है। इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और न्यूजीलैंड प्लेट, ये तीनों एक ही में इंक्लूड किया जाता है। ये क्या है, बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, याद रखेंगे इंडियन प्लेट, ऑस्ट्रेलियन प्लेट और न्यूजीलैंड प्लेट ये बड़ी प्लेटें हैं। अब देखिए अरेबियन प्लेट, ठीक है, यहीं पर अरब जितने कंट्री हैं अरब देश के, उसमें ये सब बसते हैं। ठीक है, अरेबियन प्लेट में फिलीपीन प्लेट और कोरल का कैरोलिन प्लेट और फ्यूजी प्लेट, ये तीनों याद रखेंगे, ये स्मॉल प्लेटें हैं। ठीक है, फ्यूजी प्लेट की बात, कैरोलिन प्लेट की बात करते हैं, फिलिपाइन प्लेट की बात करते हैं। ठीक है, और कोकस प्लेट और नजका प्लेट, यही सब दोनों, अगर स्मॉल प्लेटों में दोनों दो ही सबसे इम्पोर्टेंट है, कोकस प्लेट और नजका प्लेट, यही दोनों से हर बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये, तो कोकस और नजका प्लेट ये आपका कौन से हैं, ये छोटी प्लेटें हैं। ठीक है, लघु प्लेटें हैं। नेक्स्ट देखते हैं, अभी और आएगा। प्रमुख प्लेटें क्या होती हैं, अंटार्कटिक प्लेटें। ठीक है, तो जिसमें ये जो बृहद प्लेटें की बात करें अंटार्कटिक, इसमें अंटार्कटिक और इसके चारों ओर स्थान घेरते हुए महासागरीय प्लेट भी शामिल होती हैं। उत्तरी अमेरिकी प्लेट, जहाँ पर मतलब अमेरिका है उसकी उत्तरी अमेरिकी प्लेट, इसमें कौन कौन सा, कनाडा, अमेरिका, मैक्सिको सब आ जाते हैं। इसमें पश्चिमी अटलांटिक तल सम्मिलित है तथा दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिकी प्लेट क्या होता है, इसमें दक्षिणी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन प्लेट द्वीप की सीमा का निर्धारण करते हैं। ठीक है, पश्चिमी अटलांटिक तल तक, देखिए दक्षिणी अमेरिकी प्लेट क्या होता है, पश्चिमी अटलांटिक, दक्षिण अमेरिकी प्लेट पश्चिम में अटलांटिक और उत्तरी अमेरिकी प्लेट व कैरिबियन द्वीप से पृथक होते हैं। ठीक है, तो याद रखिए उत्तरी अमेरिकी प्लेट और कैरिबियन द्वीप से पृथक होते हैं दक्षिण अमेरिकी प्लेट। अब देखते हैं यहाँ पर प्रशांत महासागरीय प्लेट की बात अगर करते हैं, ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड की प्लेट की बात करते हैं, अफ्रीकी प्लेट की बात करते हैं जिसमें पूर्वी अटलांटिक तल सम्मिलित है, यूरेशिया प्लेट की बात करते हैं जिसमें पूर्वी अटलांटिक महासागरीय तल सम्मिलित हैं। ठीक है, तो ये जो अभी रेड कलर का लिखा हूँ ये सब कौन सा है, ये बड़ी प्लेटें हैं। ठीक है, बड़ी प्लेटें, तो याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका प्लेट एक बड़ी प्लेट है, दक्षिणी अमेरिका प्लेट एक बड़ी प्लेट है, प्रशांत महासागरीय प्लेट एक बड़ी प्लेट है, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो पूरी बड़ी प्लेट है, अफ्रीकी प्लेट बड़ा प्लेट है, यूरेशियन प्लेट बड़ी प्लेट है। अब कुछ महत्वपूर्ण देखते हैं, कोकस प्लेट, यह प्लेट मध्यवर्ती, कोकस प्लेट बीपीएससी 2017 में क्वेश्चन आया था। यह प्लेट मध्यवर्ती अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेट के बीच स्थित है, कोकस प्लेट। नजका प्लेट क्या होता है, यह दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच स्थित है, नजका प्लेट। ये भी दोनों ये इंपॉर्टेंट है,
दोनों याद रख लीजिएगा किसके किसके बीच स्थित है। तो ये दक्षिण अमेरिका और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच में स्थित है नजका प्लेट। ठीक है। देखिए अरेबियन प्लेट तो अभी हमने बताया अरेबियन, इसमें अधिकतर अरब प्रायद्वीप के जितने भी देश हैं वो समेत। फिलीपीन प्लेट यह एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है। तो फिलीपींस, ठीक है, मनीला वाला। तो यहाँ पर क्या है, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेटों के बीच स्थित है फिलीपीन प्लेट। ठीक है, एशिया महाद्वीप और प्रशांत महासागरीय प्लेट। कैरोलिन प्लेट, ये कैरोलिन प्लेट यह न्यू गिनी उत्तर में फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच स्थित है। यह न्यू गिनी के उत्तर में है, फिलीपींस व इंडियन प्लेट के बीच में स्थित है। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया है क्या कहीं, ये देखिए कैरोलिन प्लेट है, यहाँ पर फिलीपीन। ठीक है, तो फिलीपीन प्लेट है, किसकी बात हम कर रहे थे यहाँ पर, कैरोलिन प्लेट की बात कर रहे थे। ठीक है, ये देखिए कैरोलिन प्लेट, ये आपका जो इंडियन प्लेट है इसमें, और ये पैसिफिक इधर है। ठीक है, तो न्यू गिनी और न्यू गिनी के उत्तर में यहाँ पर देखते हैं न्यू गिनी, पपुआ न्यू गिनी यहीं पर है इस, ठीक है, पपुआ न्यू गिनी यहाँ है, इसके उत्तर में आप देखेंगे ये यहाँ है, और इसके उत्तर में क्या है, कैरोलिन प्लेट है। ठीक है, और मलाउ फिलीपींस के पूरब में। ठीक है, तो ये याद रखेंगे। यह न्यू गिनी के उत्तर में और फिलीपीन प्लेट के बीच में स्थित है, याद रखेंगे ये। ठीक है, कैरोलिन प्लेट, कैरोलिन प्लेट के बारे में इसलिए बता दिए ताकि आपको याद रहे। फ्यूजी प्लेट, यह ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है। फ्यूजी प्लेट की बात करते हैं, कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया के उत्तर पूर्व में स्थित है फ्यूजी प्लेट। सुंडा खाई में भारतीय प्लेट के वर्मी प्लेट से आधा गमन वाले क्षेत्र में लगभग 1200 किलोमीटर भ्रंश रेखा का 15 मीटर खिसकाव होने के कारण भूकंप की उत्पत्ति हुई थी। कहाँ पर, 2004 में हिंद महासागर में भूकंप तथा इससे उत्पन्न सुनामी की यहाँ पर बात हो रही है। ठीक है, 2004 में जो भूकंप आया था सुनामी उत्पन्न हुई थी, इसलिए थोड़ा सा बात कर रहे हैं, ये थोड़ा सा पढ़ लीजिए, हो सकता है समझ में आए। ठीक है, इसमें कुछ समझने का है नहीं, ऐसा समझिए भूकंप आया था उसी से सुनामी उत्पन्न हो गई थी। लगभग 50 लाख लोग बेघर हुए थे, मारे गए थे काफ़ी ज़्यादा लोग। ठीक है, तो मतलब इंडियन हिस्ट्री का सबसे मतलब अगर देखा जाए बहुत बेकार ट्रेजेडी थी ये, कि यहाँ पर बहुत से जनजातियाँ भी विलुप्त हो गई थी। ठीक है, इसी में से। ठीक है, भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी प्रदेश भूकंपीय ग्रहणशील है, जिसका कारण है प्लेट टेक्टोनिक क्रिया। ठीक है, तो भारतीय उपमहाद्वीप का उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिमी इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि यह भूकंप ग्रहणशील है। क्यों ग्रहणशील है, क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया के कारण। ठीक है, ये देखिए प्लेट टेक्टोनिक की क्रिया है इसी कारण। तो याद रखेंगे सुंडा की खाई में भारतीय प्लेट में बर्मी प्लेट के अधिगमन क्षेत्र में 1200 किलोमीटर, ठीक है, 15 मीटर का खिसकाव। ठीक है, ये याद रखिएगा सुंडा में जो खिसकाव हुआ था। तो बस आज के लिए बस इतना ही। ठीक है, तो अगर आपको पसंद आ रहा होगा तो आज ज़्यादा मैं इसको पीडीएफ नहीं क्रिएट कर पाया था। ठीक है, ये सब अभी आप देखिए और इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लिया करिए, नहीं तो मैं जब ये ख़त्म हो जाएगा वर्ड ज्योग्राफी मैं खुद ही आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, पूरा कंप्लीट कंपाइलेशन पीडीएफ। ठीक है, तो अगर आपको आज पसंद आ रहा होगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, फिर सिर्फ आपको यही करना है, ना कुछ पेड देना है ना कुछ देना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।